तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका की नाम है रासायनिक बल गतिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा, और आज के क्लास में इस चैप्टर से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं उसको आप क्लास में ही अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, आप आंसर को याद करते चलिएगा और आंसर को लगाते भी चलिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर से आपको पहले से कितना पता है। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर जो निर्भर करता है वो किस पर करता है, बताओ आप सभी। सक्रिय द्रव्यमान पर, अनुभार पर, परमाणु भार पर, या फिर तुल्यांक भार पर। तो मैं बता दूं, द रेट ऑफ रिएक्शन सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, जो होता है वो एक्टिव मास पर निर्भर करता है, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वह कौन सा होता है? ताप होता है, दाब होता है, सांद्रण होता है, या इनमें से सभी होता है? तो कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो सभी होते हैं, यानी कि टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और कंसंट्रेशन हो जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप 2 का डी लगा रहे हो तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? तो उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को कम करता है और बढ़ाता, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है। ऑप्शन सी लगा लो, आप करेक्ट हो जाएगा। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। और इसका पीडीएफ जो है क्लास के बाद बता दिया जाएगा कि ये इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है ये पूछा गया आप सभी से। तो किसी भी प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका वेग स्थिरांक जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा गया है। रेट कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है, कौन सा होता है ये पूछा गया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछे तो वो होता है सेकेंड इनवर्स टाइम इनवर्स होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है सेकेंड इनवर्स या फिर सेकेंड इनवर्स, हिंदी में भी दिया रहता है, उसको भी आप याद रखिएगा, वही सेम बात होता है। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं, ये रहा। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। देख लेते हैं क्या है। वेग बराबर दिया गया के ए पर पावर 2 और बी पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, आपको भी पता होगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि होता क्या है। तो मैं बता दूं, वेग समीकरण में प्रयुक्त होता है सांद्रण पदों के घात के योगफल। घात के योगफल का अर्थ होता है जो पावर में होता है उसके योगफल, यानी कि जोड़ना होता है। पावर में जितना भी होता है तो जोड़ देते हैं। देखो जी, वेग बराबर कितना, ए पर पावर कितना है तो 2 दिया गया है, प्लस में कितना है, बी पर पावर कितना, कुछ नहीं तो 1 है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो 2 + 1 बराबर कितना हुआ, 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पावर जो होता है उसका योग यही होता है अभिक्रिया की कोटि। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल को देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो वो निश्चित होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का जो मान होता है वो होता है 0.693 बटा में के होता है। बस इतना को याद रख लीजिए। कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार यानी कि कई बार आ चुका है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितना होता है? तो शून्य कोटि के लिए अगर पूछे तो वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 9 का डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने सारे चैप्टर को कवर कर चुका है, ये हमारा चौथा चैप्टर है। जैसे क्या हो गया, पहले हम लोगों ने करा सॉलिड स्टेट, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ये हमारा चौथा
चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। सारे चैप्टर को एकदम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, तो आप अच्छे से मस्ती में तैयारी करो। अब की बार आपको जितना चाहते हो उतना मार्क्स जरूर आएगा, अच्छे से तैयारी करोगे तभी। ओके चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? देखो प्रथम कोटि के लिए मैंने क्या बताया, तो सेकेंड इनवर्स बताया, आपको भी पता होगा। शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स बताया। और द्वितीय कोटि के लिए जो पूछे तो वो होता है सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तीनों को याद रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक बार एक जो होता है वो घुमा फिरा के पूछ ही दिया जाता है, इसीलिए याद रखना आप सभी। ओके चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। और ये क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था कि किसी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो मैं बता दूं एक ही क्वेश्चन है लेकिन 2 बार इसको पूछ दिया गया है, तो मैंने इसीलिए दे दिया कि ताकि आपको पता चल सके कि एक ही क्वेश्चन को कभी कभी 2 बार 3 बार घुमा के पूछ देता है। देखो किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो वो करता है एक्टिव वेट या फिर एक्टिव मास पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? समान जो होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 13 नंबर सवाल। अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है, बताओ आप सभी कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होता है? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, सक्रियण ऊर्जा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच होता है? अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए पूछा जा रहा है, बताओ आप सभी क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मैं बता दूं अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए पूछे तो वो 2 और 3 के मध्य होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ये किसी खास के लिए नहीं है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो समय के साथ घटती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप सब हमारे साथ जो है रोज डेली शाम के 7 बजे और 8 बजे क्लास जरूर कर लिया करो भाई, उसमें बहुत मजा आएगा। ये देख रहे हो आप सभी, अच्छे से देखो, वो शाम के 7 बजे और 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाना, एकदम मजा आएगा और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, क्या करा? वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। इसमें कितना अभिकारक भाग ले रहा है? तो 2 अभिकारक भाग ले रहा है, तो वो उसे हम लोग द्विअणुक बोलेंगे। अगर 3 अभिकारक है तो त्रिअणुक बोलेंगे, अगर 1 अभिकारक है तो 1 अणुक बोलेंगे। ऐसा ही है भाई, एकदम 4 अणुक जितना हो उतना हम बोल देंगे। लेकिन अभी पूछा गया 2 अभिकारक है तो द्विअणुक। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 17 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? देखो जी, ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपसे पूछ दे कि अणुकता या फिर अणुसंख्यता क्या होता है, 2 नंबर में आप सब लिखो, तो बस इतना लिख देना है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अणुसंख्यता बोलते हैं, अणुकता बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके, गुनगुना लो, हमारे साथ क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देख लीजिए, ये रहा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद कौन सा? तो वेग निर्धारक, वेग का निर्धारण करने वाला जो पद होता है वो मंद पद होता है। या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा आप सभी। ओके चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग जो कहलाता है वो तातक क्षणिक वेग कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। लगा लो आप सभी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। सक्रिय संकर की ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो यह अभिकारकों तथा उत्पाद की ऊर्जा से अधिक होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए
21 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। थ्रेशोल्ड ऊर्जा बराबर होता है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा बराबर कितना होता है बताओ आप सभी। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा बराबर होता है सक्रियण ऊर्जा प्लस अणु की ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, याद रखना आप सभी। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? तो वो जो परिवर्तन होता है वो होता है संघटन आवृत्ति में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। जब उत्प्रेरक का उपयोग, देखो जी, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो अभिक्रिया के वेग को घटाना और बढ़ाना, यही दो काम होता है। देखो यहां पूछा गया है, जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाए, साम्यावस्था में करते हैं, तब सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? तो तब जो होता है वो सिर्फ घटता है। क्या घटता है? यानी कि 23 का कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग साम्यावस्था में उत्प्रेरक का उपयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? तो अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपवर्तित रहती है, अपरिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 24 का ए बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना आप सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। रेडियोधर्मी विघटन का एक उदाहरण है। रेडियोधर्मी विघटन जो है ये किसका उदाहरण है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन? क्या होगा इसका राइट आंसर? 25 का करेक्ट आंसर लगाएंगे आप सभी। तो मैं बता दूं, ये जो रेडियोधर्मी विघटन होता है ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना आप सभी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिग्रेडेशन इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रखना आप सभी। ओके, तो चलिए इस चैप्टर से हमने 25 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना और आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम सारे प्रश्नों को बना के आना। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो भाई एकदम गलत बात है। एक बार क्लास को आप सभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। और हाँ, अब आप बताओ कमेंट करके कि इस 25 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, यानी कि आपको इस चैप्टर से पहले से कितना याद था, जरूर कमेंट करके बताना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले क्लास में, सारे प्रश्नों को याद करके रखना। ओके।